क्या आप भी कभी जब आपको किसी से पैसे लेने होते हैं या पैसे देने होते हैं तो उसको लिखते हैं? मतलब क्या हुआ कि आप भले आज आपको किसी से लेने हो या देने हो तो आप उसको नोट करते हैं, वो भले आपको मिले हो चाहे ना मिले हो। इसी तरीके से हम अकाउंटिंग में भी कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, बेसिस फॉलो करते हैं, जिसमें हम यदि आपको खाली कैश मिल रहा होता है तभी रिकॉर्ड करते हैं, और दूसरा यदि कैश आने भी वाला होता है या जाने वाला होता है उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम चैप्टर 2 कंटिन्यू करते हुए टॉपिक 2 इसका स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जिसको हम फॉलो करते हैं अपने बिजनेस में, ताकि आपका जो बिजनेस है एक तरीके से सिमिलर टू अदर बिजनेस क्या कर सके, चल सके, जो भी उसकी अकाउंटिंग है वो उस हिसाब से रह सके। तो यदि हम बात करते हैं है ना आधारभूत लेखांकन संकल्पनाओं की, मतलब आधारभूत क्या कि बेसिक अकाउंटिंग जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, तो कहीं ना कहीं इससे ये तात्पर्य है ना, कि जो बेसिक भाव या मूलभूत अवधारणाएं से हैं जो वित्तीय लेखांकन के सिद्धांतों व अभ्यास में निहित है। मतलब कहीं ना कहीं हम जो प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। साथ ही ये वह वृत्तकार संबंधी नियम है जिन्हें लेखांकन पेशे से जुड़े व्यक्तियों ने लेखांकन संबंधी क्रियाओं को करने के लिए विकसित। तो कहीं ना कहीं जो भी अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं उनने इसको इस तरीके से बनाया है कि हर व्यवसाय, हर बिजनेस, हर व्यापारी उस चीज को फॉलो करे और क्या करे, एक जैसा जो है आपका बिजनेस उसको आगे लेके चले। तो यदि हम बात करते हैं सबसे पहली संकल्पनाओं की, कॉन्सेप्ट की, तो पहला है व्यावसायिक इकाई संकल्पना या बिजनेस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो ये बिजनेस एंटिटी जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम यदि बात करते हैं कोई एक व्यक्ति की और कोई एक उसकी कंपनी की, तो यदि ये कंपनी है और ये व्यक्ति है, ये दोनों को ही हम सेपरेट यूनिट मानते हैं। क्या मानते हैं? सेपरेट, एकांत, अलग अलग मानते हैं। क्यों अलग अलग मानते हैं? ताकि आप इसलिए देखते हैं कि हम जो ये व्यक्ति पैसा लगाता है जिसको हम बोलते हैं पूंजी, उस पूंजी को कहीं ना कहीं देयता में हम काउंट करते हैं ना। देयता मतलब लाइबिलिटी में काउंट करते हैं। क्यों लाइबिलिटी में काउंट करते हैं? क्योंकि ये जो व्यापार है, बिजनेस है, ये इसकी लाइबिलिटी है कि जो व्यवसाय है, जो पर्सन है, ओनर है, वो स्वामी जो है वो उसका पैसा वापस मांगेगा या वापस लेगा, इसलिए वो उसको लाइबिलिटी में रखता है। तो कहीं ना कहीं हम दोनों के ही जो अस्तित्व है उनको अलग अलग रखते हैं, जिसको हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में देखते हैं और फॉलो करते हैं। तो संकल्पना के अनुसार व्यवसाय का अपने स्वामी से पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व है, अर्थात लेखांकन के उद्देश्य से व्यवसाय वह उसके स्वामी के दो पृथक अस्तित्व वाली इकाइयों को माना गया। मतलब सेपरेट एंटिटी दोनों को, चाहे वो व्यापार हो चाहे वो व्यवसाय हो, दोनों को ही अलग। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जब कोई व्यक्ति व्यवसाय में पूंजी लगाता है, जैसा भी हमने देखा कि कोई यदि पूंजी लगा रहा है, तो लेखांकन अभिलेखों में इसे व्यापार की स्वामी के प्रति देनदारी के रूप में दर्शाया जाता है। लाइबिलिटी जिसको हमने बोला, देनदारी के रूप में, लाइबिलिटी के रूप में। यहाँ ऐसा माना जाता है कि एक पृथक इकाई स्वामी दूसरे पृथक इकाई को व्यवसाय के लिए धन दे रहा है। कहीं ना कहीं ये जो ओनर है बिजनेस को क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है, ताकि व्यापार क्या कर सके, आगे बढ़ सके। इसी प्रकार जब स्वामी व्यवसाय से कुछ धन अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए हरता है तो उसे स्वामी की पूंजी में कमी माना जाता है। परिणामतः व्यवसाय की देनदारियों में कमी आती। तो कहीं ना कहीं जब वो खुद के अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, जिसको हम ड्राइंग वर्ड यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब ड्राइंग करता है, आर्ट करता है, तो वो क्या होता है, वो व्यापार का या जो बिजनेस है वो उसको एसेट के तौर पे देखती है, या वो क्या करती है, उसकी जो पूंजी होती है उससे उसको कम कर देती है। वो कम क्यों करेगी? क्योंकि जब आप व्यापार को पैसा दे रहे हो, बिजनेस को पैसा दे रहे हो, तो आप उसको एक तरीके से क्या मान रहे हो, अपना दायित्व मान रहे हो कि वो मुझे पैसा देगा, लाइबिलिटी है बिजनेस की कि वो आपका पैसा लौटाएगा। तो उसी तरीके से यदि आप बिजनेस से पैसा लेते हो तो ये आपकी भी लाइबिलिटी है कि आप बिजनेस को पैसा वापस करो। तो ये हमारा पहला फॉलो है, वो कॉन्सेप्ट है जहां पे हम दोनों को ही क्या करते हैं, सेपरेट यूनिट मान के चलते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जो पूंजी है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैपिटल होता है, पूंजी होता है, उसको हम देनदारी में क्यों लिखते हैं, देयता में क्यों लिखते हैं? तो उसका एक रीजन यही है क्योंकि हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं मुद्रा मापन संकल्पना, है ना, मतलब मनी मेजरमेंट, है ना, मनी मेजरमेंट। तो मनी मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब क्या होता है? जैसे सिंपल है, आपको यदि कोई फीवर आया, आप व्यापारी हो, आपको कोई फीवर आया और उस फीवर के आने से आज आपकी दुकान में सेल बढ़ी या घटी, वो आप नोट नहीं करोगे कि मुझे फीवर आया इसलिए मेरी सेल घट गई या मेरी सेल बढ़ गई, मगर जो सेल का एक्चुअल अमाउंट बढ़ा या घटा वो आप नोट करोगे। इसका मतलब क्या होता है
कोई भी वो चीज जिसको हम मनी के मौद्रिक रूप में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसी को हम खाली रिकॉर्ड करते हैं। आपके एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दिया, आप उसको रिकॉर्ड, उस नुकसान जो होता है या फायदा जो होता है जब वो उसको मौद्रिक वैल्यू होती है, मॉनेटरी वैल्यू होती है, खाली हम उसी को क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो किस कॉन्सेप्ट के कारण, संकल्पना के कारण करते हैं, वो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मुद्रा मापन की संकल्पना यह उल्लेख करती है कि किसी संगठन में केवल उन्हीं लेन देन या घटनाओं जिनका लेखन मुद्रा में, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेखन मुद्रा के रूप में किया जा सकता है, वैसे ही वस्तु विक्रय का भुगतान अथवा किसी आय की प्राप्ति आदि का ही अभिलेखन लेखा पुस्तकों में किया जाएगा। वह सभी लेन देन या घटनाएं जिनके मुद्रा में रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, जैसे प्रबंधक की नियुक्ति या संगठन के मानव संसाधन की योग्यताएं अथवा शोध विभाग की सृजनशीलता या साधारण जन के संगठन में प्रतिष्ठा आदि। तो मतलब आप कोई भी चीज जो मनी के टर्म में मेजर नहीं करते उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है आपका, मनी मेजरमेंट, ये मुद्रा मापन संकल्पना बोलती है। अति महत्वपूर्ण सूचनाएं व्यापार के लेखांकन अभिलेखों में स्थान प्राप्त क्या नहीं करती, नहीं करती, क्योंकि इसको हम मौद्रिक रूप में क्या नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। मुद्रा माप संकल्पना का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है कि लेन देनों का अभिलेखन केवल मौद्रिक इकाइयों में ही, मतलब मॉनेटरी यूनिट में ही क्या करते हैं, हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, ना कि भौतिक इकाइयों में। ठीक है, तो भौतिक इकाइयों में हम नहीं करके उसको काय में करते हैं, खाली मौद्रिक इकाइयों में। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था जिसको हम मनी मेजरमेंट कहते हैं। क्या था कॉन्सेप्ट कि आप जो आपका व्यापार में किसी भी तरीके का लेन देन हो रहा है, यदि आप उसको मौद्रिक रूप में माप सकते हो तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, नहीं तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सतत व्यापार संकल्पना है ना। सतत व्यापार, सतत मतलब कहीं ना कहीं लगातार आपकी कोई व्यवसाय है वो लंबे समय तक चल रहा है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न क्या, आज आप यदि व्यापार चला रहे हो तो आप हर चीज लिख रहे हो। क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आपको ये लगता है ये व्यापार आगे तक चलता रहेगा, तभी तो आप रिकॉर्ड कर रहे हो। नहीं, आपको ये पता होता कल खत्म हो जाएगा तो आज लिखने की आपको जरूरत ही नहीं। आपको पता है आगे जाके व्यापार हमारा कंटिन्यू होगा, तो कहीं ना कहीं आज का जो हमारा डाटा है वो आगे फ्यूचर में हमें खुद को अपनी जो ग्रोथ है, पोजीशन है, कंपैरिजन है, उसको करने में मदद करेगा। तो ये एक ही प्रिंसिपल के कारण हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि क्या है, सतत व्यापार संकल्पना, जिसको हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो आज समझते हैं हम, इस संकल्पना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि व्यवसाय लंबे समय तक क्या होगा, चलेगा, या ये भी कहा जा सकता है कि उसका परिसमापन पूर्वानुमानित भविष्य में नहीं होगा। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले समय तक क्या होगा, बिजनेस जो व्यापार है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि जो भी एसेट है, तुलन पत्र, बैलेंस शीट में जो भी हम क्या लिख रहे हैं, परिसंपत्तियां लिख रहे हैं, अपने क्रय मूल्य पर दिखाने का आधार प्रदान करती है। मतलब एक्चुअल जो उसकी प्राइस है जो हमने पे करी है, तो उस पे ही हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ऐसी परिसंपत्ति को हम सेवाओं का पुलिंदा के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो हमें फायदा करती है आगे जाके रिकॉर्ड करने का, मेजर करने में। इसलिए उदाहरण के लिए जब हम 50,000 रुपए में एक कंप्यूटर खरीदते हैं, जैसे हमने कोई एक कंप्यूटर खरीदा, तो उसका अनुमानित जीवन 5 वर्षों तक है ना, कि क्या मान रहे हैं कि 5 साल तक चले। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ कि उससे प्राप्त होने वाली सेवाओं में इतने वर्षों में मूल्य चुकाया है। मतलब 5 साल में ये जो 50,000 का आपका खर्चा था वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, यूज हो गया। इसलिए उचित नहीं होगा कि हम कंप्यूटर के पूरे मूल्य को खरीद के वर्ष के आगम पर ही प्रभार मानते, है ना। इसके बजाय इस पूरे खर्च को इस्तेमाल के लिए वर्ष अंतराल बांटकर विभिन्न वर्षों में आमद पर प्रभार माना जाएगा। यह अवधारणा हमें व्यापार की निरंतरता के कारण यह अनुमानित देती है कि संपत्ति के कुल मूल्य में से केवल वह मूल्य जो उस वर्ष विशेष का आमद को अर्जित करने में उपयोग में लाया गया है, उस वर्ष में आमद में से घटाया जाए। परिसंपत्ति में शेष मूल्य को परिसंपत्ति के अनुमानित, मतलब सिंपल है। जैसे आप देख रहे हो, जिसको हम ह्रास के, है ना, क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं, है ना। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं उस जो हर साल उस एसेट को यूज, परिसंपत्ति को यूज होने के कारण उसकी जो वैल्यू कम हो रही है, आप क्या करते हो, हर साल उसको क्या करते हो, कम करते जाते हो। क्यों कम करते जाते हो, क्योंकि आप ये मान के चलते हो कि बिजनेस आगे तक क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। वही उसने बोला है, जैसे परिसंपत्ति का नामांकित आयु, है ना, अन्य वर्षों के हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 5 वर्षों तक लाभ हानि खाते में 10,000 क्या करेंगे, प्रभारित करेंगे।
यदि निरंतर यह धारणा ना होती तो पूरा मूल्य 50,000 प्रस्तुत उदाहरण उसी वर्ष में आमद में दिया जाता जिसमें परिसंपत्ति क्रय की गई। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हर साल उसमें कहीं ना कहीं 10,000 का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि वो आने 5 साल तक चल रही है। तो ये किस कॉन्सेप्ट के कारण, किस परिकल्पना या संकल्पना के कारण हो पाया, ये सतत व्यापार संकल्पना के कारण हो पाया। नेक्स्ट जो हमारा है लेखांकन अवधि संकल्पना, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो अब ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है कि कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि जो व्यवसाय है वो एक 12 महीने का समय, जैसे हमारे भारत में जो अकाउंटिंग होती है वो 1 मार्च है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। कई जगह कई लोग अकाउंटिंग अपनी अपने हिसाब से करते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी लेखांकन के लिए, अकाउंटिंग के लिए एक समय अवधि होना जरूरी है। इसलिए हम इसको, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए उस अवधि को डिसाइड करते हैं, फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं लेखांकन अवधि से तात्पर्य समय के उस विस्तार से है जिसका अंत में व्यवसायिक संगठन वित्तीय विवरण बनाता है। कहीं ना कहीं हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हम बना रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा साल खत्म होने वाला होता है। तो कुछ साल का आपने सोच के रखा है कि ये इधर से स्टार्ट होगा, जैसे क्वार्टर का होता है, 3-3 महीने का जो आपका क्वार्टर होता है, आप डिसाइड करते हो कि 1 तारीख से अगले 3 महीने की जो तीसरे महीने की 30 तारीख आएगी वहां तक का हमें अपना जो भी स्टेटमेंट है, विवरण है, उसको बना के तैयार करना। तो ये आपने फॉलो कर रहे हो। क्यों फॉलो कर रहे हो? क्योंकि आप ये प्रिंसिपल फॉलो करते हो। कौन सा? अकाउंटिंग पीरियड या लेखांकन अवधि कॉन्सेप्ट। इन विवरणों द्वारा ही वास्तव में ये पता चलता है कि उस अवधि विशेष में व्यवसाय के लाभों का अर्जन किया है या उसे हानियां उठानी पड़ी, व्यवसाय की परिसंपत्ति तथा देयता आदि की स्थिति क्या है। कहीं ना कहीं हम जब इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तब हमें पता चलता नहीं यार पिछले साल हमारे एसेट इतने थे, आज हमारे एसेट इतने, पिछले साल हमारी जो लाइबिलिटी थी वो इतनी थी, आज इतनी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस पीरियड को, आप उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल पीरियड कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो, लेखांकन अवधि को फॉलो कर रहे हो। इस प्रकार की सूचना विभिन्न उपयोगकर्ता को विभिन्न उद्देश्यों के लिए नियमित समय अंतराल पर आवश्यकता होती रहती है, क्योंकि कोई भी फर्म अपने वित्त संबंधित परिणामों को जानने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता। क्योंकि सिंपल है, आप कोई अकाउंटिंग वही फॉलो ना करो, क्या नहीं फॉलो करो, समय ही नहीं, अवधि फॉलो नहीं करो, तो कहीं ना कहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा पिछले महीने का प्रॉफिट क्या था, पिछले हफ्ते का प्रॉफिट क्या था, पिछले दिन का प्रॉफिट क्या था। कहीं ना कहीं आप मेजर कर रहे हो, एक अवधि डिसाइड कर रहे हो, उसके बाद आप खुद को आकल क्या कर रहे हो, आप मेजर कर रहे हो खुद को कि आपकी परफॉर्मेंस पहले से बेटर है कि नहीं। इसका कारण ये है कि इसी सूचना के आधार पर नियमित समय अंतराल पर विभिन्न निर्णय लेने होते हैं। इसलिए एक निश्चित अंतराल जो सामान्यतः 1 वर्ष का होता है, हमारे यहाँ कितने का होता है? 1 वर्ष का होता है। और हम इसको फॉलो करते हैं कब से? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वित्तीय विवरणों का निर्माण किया जाता है ताकि सभी उपयोगकर्ताओं को समय से सभी सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सके। इस समय के अंतराल लेखांकन अवधि कहलाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एक लेखांकन अवधि या अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो ये हमारा था अगला संकल्पना, है ना। अगला है लागत संकल्पना। लागत संकल्पना का मतलब क्या होता है? लागत का मतलब क्या होता है? कॉस्ट। तो ये इसका आवश्यकता क्या है कि सभी परिसंपत्तियों को पुस्तकों में उनके क्रय मूल्य पर, परचेज प्राइस पर ही व्यय अभिलेखित किया जाए। इस क्रय मूल्य में परिसंपत्ति का प्राप्ति मूल्य, परिवहन व्यय, स्थापना व्यय, किए गए व्यवसाय सम्मिलित हों जो उस परिसंपत्ति को काम में लाने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। कहीं ना कहीं हम जो भी उसको कॉस्ट एक्चुअल में पे करा होगा उस कॉस्ट से ही हम उसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आपने कोई एसेट खरीदा, उस एसेट की वैल्यू 1 लाख थी, मतलब 6 महीने बाद उसकी वैल्यू 2 लाख हो जाए, तो आप 2 लाख रिकॉर्ड नहीं करोगे। आपकी जो वैल्यू 1 लाख थी जिसपे आपने उसको परचेस किया था, आप उसी में उसको क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। तो ये संकल्पना के अनुसार लागत की प्रकृति ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है ना। मतलब आप जो पुराना कॉस्ट उसको पे करा है एक्चुअल में देने के लिए, उसी पे आप उसको रिकॉर्ड करोगे। ऐसी जो कि परिसंपत्तियों की प्राप्ति की तिथि को भुगतान की गई राशि द्वारा व्यक्त की जा सकती है तथा ये वर्ष के अंतराल में भी बदलती नहीं है। ऐतिहासिक लागत का चुनाव अभिलेखन में वास्तुनिष्ठता लाता है, क्योंकि इस लागत को क्रय प्रलेखों में सत्यापित किया जा सकता है। कहीं ना कहीं एक जो आप इस चीज को फॉलो कर रहे हो, इसको फॉलो करने से क्या फायदा है? इसको फॉलो करने से ये फायदा है, एक्चुअल में जो आपकी बिजनेस की वैल्यू है वो शो होती है, ओवर वैल्यू शो नहीं हो। ओवर वैल्यू क्यों? क्योंकि अभी हमने जैसे डिस्कस किया 1 लाख का एसेट आपका 2 लाख का हो जाए और आप उसको 2 लाख रिकॉर्ड कर लो, मगर आज आपकी बिजनेस की वैल्यू उतनी नहीं, तो कहीं ना कहीं आपके जो एसेट्स होंगे वो ज्यादा शो हो रहे होंगे जितनी एक्चुअल में उसकी प्राइस होगी या जो उसकी बुक वैल्यू होगी, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके का नेगेटिव जो हमारे यूजर्स हैं, है ना, उपयोग करता है, उन पे अफेक्ट करेगा।
तो इसको यदि हम आगे देखें दूसरी ओर, बाजार मूल्य के आधार पर अभिलेखन विश्वसनीय नहीं है। विश्वसनीय नहीं है क्यों? क्योंकि सिंपल है, आप आज जो चीजें चेंज हो रही है उस हिसाब से यदि अपने व्यापार को मूल्य लेके आओगे या कॉस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा ओवर प्रॉफिट दिखाएगा आपको, नहीं होगा, क्योंकि बाजार मूल्य में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए एक समय के मूल्य व दूसरे समय के मूल्य में तुलना की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐतिहासिक लागत के आधार पर लेखांकन की एक महत्वपूर्ण सीमा है कि यह व्यवसाय को वास्तविक मूल्य का प्रदर्शन नहीं करती, इसलिए सदैव कुछ गुप्त लाभों की संभावना बनी रहती। क्योंकि सिंपल है, आज आप अगर प्रेजेंट वैल्यू अगर उसको में लिखोगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा बीच का प्रॉफिट है, हिडन जिसको हम प्रॉफिट कह सकते हैं, वो छुपा रहेगा, है ना, बनी रहती। मूल्य वृद्धि में समय में बाजार मूल्य छवि लेखा पुस्तकों में दिखाई गए मूल्य के अधिक होती है तो परिसंपत्तियों के ऊंचे प्रतिस्थापन होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लागत संकल्पना से क्या समझते हैं कि जो भी एसेट पे जिस पे भी हमने उसको कॉस्ट पे एक्वायर किया होगा, जिस भी कॉस्ट पे हमने उसको खरीदा होगा, परचेज करा होगा, उसी कॉस्ट पे उस परिसंपत्तियों को, एसेट को क्या करना है, हमें रिकॉर्ड करना है। तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट तो बोलता है, ये हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट या लागत संकल्पना बोलता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है द्विपक्षीय संकल्पना। द्विपक्षीय मतलब क्या होता है? द्विपक्षीय मतलब एक पर्सन है और दूसरा पर्सन है ना, तो कहीं ना कहीं एक जगह अगर कोई कुछ पे कर रहा है तो सिंपल है, सामने वाला कुछ क्या कर रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा। तो द्विपक्षीय पक्ष संकलन है ना, जिसको हम डुअल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। डुअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि हर जो डेबिट होता है उसका एक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो मूलभूतः आधारभूत सिद्धांत है, यह व्यवसाय में लेन देनों को लेखांकन पुस्तकों में अभिलेखित करने का आधार प्रदान करता है। इस संकल्पना के अनुसार व्यवसाय के प्रत्येक लेन देन का प्रभाव किन्हीं दो स्थानों पर पड़ता है ना, मतलब कहीं ना कहीं डुअल इफेक्ट इसका पड़ता है। डुअल इफेक्ट का मतलब होता है कि दो जगह पे इसका फर्क पड़ता है। जैसे आपने बाय चांस कुछ बेचा है ना, आपने कुछ सेल करा, बेचा, तो सिंपल है, कोई खरीद रहा होगा, तो आपके पास से वो प्रोडक्ट गया, इसके पास से पैसा गया, तो कहीं ना कहीं आपस में आप एक दूसरे से एक्सचेंज हो गया। तो कहीं ना कहीं हर जगह व्यापार में भी डुअल एस्पेक्ट या डुअल जो एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है वो फॉलो होता है, अर्थात प्रत्येक लेन देन का अभिलेखन दो स्थानों पर किया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी भी लेन देन का अभिलेखन के लिए दो खाते होंगे। सभी लेन देनों में इस प्रकार के दोहरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, इसलिए लेखांकन की संकल्पना को द्विपक्षीय संकल्पना कहते हैं। क्योंकि हर जो ट्रांजैक्शन होते हैं, हर जो व्यापार के एक तरीके से चीजें होती है, उसका दो इफेक्ट पड़ता है। इस संकल्पना को लेखांकन के आधारभूत समीकरण के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है, जो कि संकल्पना को लेखांकन के आधारभूत समीकरण के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है, जो कि है ना सिंपल है। ठीक है, हमें जो कि है ना, मतलब कि हमें समझना है कि क्या होता है कि हर डेबिट का क्या होता है, एक क्रेडिट होता है। हर यदि व्यक्ति है ना, तो इसको हम इसलिए बोलते हैं एवरी डेबिट एज क्रेडिट, मतलब कहीं ना कहीं हर जो नाम है तो हर कहीं जमा, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप कहीं, जैसे आप ही बैंक में जाके पैसे जमा कर रहे हैं तो आपके पास से पैसे घटेंगे और बैंक के पास पैसे बढ़ेंगे। आप पैसा निकाल रहे हो तो बैंक के पास पैसे घटेंगे, आपके पास पैसे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं हर जो ट्रांजैक्शन होता है, हर जो एक चीज होती है व्यापार में, अकाउंटिंग होती है, उसमें कहीं ना कहीं डबल इफेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आगम मान्यता संकल्पना। आगम मान्यता संकल्पना से क्या है कि इसके अनुसार आगम को लेखा पुस्तकों में तब तक अभिलेखित नहीं करना चाहिए जब तक वह वास्तविक रूप में प्राप्त ना हो। यह विचार मस्तिष्क में दो प्रश्नों को जन्म देता है। क्या कि सबसे पहले आगम किसे कहेंगे और दूसरे में आगम को किस समय मानेंगे, है ना। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आगम से तात्पर्य रोकड़ के उस अंतर प्रवाह से है जो व्यवसाय द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के विक्रय से प्राप्त होता है। व्यवसाय के संसाधनों को दूसरे लोगों द्वारा उपयोग के बदले प्राप्तियों, ब्याज, है ना, जैसे ब्याज, रॉयल्टी, लाभांश आदि। दूसरे आगम को मान्य तभी माना जाता है जब उसकी प्राप्ति पर क्या होगा, व्यवसाय की विधि सम्मत अधिकार हो सकता है, अर्थात जब वस्तुओं का विक्रय हो गया हो या सेवाएं प्रदान कर दी गई हो, है ना। मतलब सिंपल है, जैसे आज आप सोच रहे हो कि मुझे वो पैसा देगा, तो वो पैसा क्यों देगा, क्योंकि सिंपल है, आप जब उसको कुछ बेचोगे तभी वो पैसा देगा। तो कहीं ना कहीं हम आज ये सोच के चल रहे हैं कि हमें अगर पैसा मिल रहा है या हमें पैसा पे करना है, कहीं ना कहीं आपका अभी प्रेजेंट पे कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है जिसके कारण ये चीज हो रही होगी। इसी को हम बोलते हैं आगम मान्य, क्या बोलते हैं, संकल्पना बोलते हैं, मान्यता संकल्पना बोलते हैं। इसलिए उधार विक्रय को आगम विक्रय
कि तिथि में ही मान लिया जाता है। जैसे आप उधार पे कुछ बेचते हो तो आज ही आप उसको रिकॉर्ड कर लो, उधार पे कुछ खरीदते हो तो आज ही रिकॉर्ड, क्योंकि तुरंत आप ये मान के चलते हो कि आपको पैसा मिलने वाला है, आपका पैसा बढ़ने वाला है, कि तिथि में मान लिया जाएगा, ना कि उस तिथि में जब क्रयकर्ता ने रोकड़ की भुगतान किया। मतलब हम पैसे के लिए वेट नहीं करेंगे, हम जैसे ही वो ट्रांजेक्शन हो जाएगा, भले वो पैसा आगे आने वाले समय पे देगा, हम क्या करेंगे आज के दिन ही उसको क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। तो किराया, कमीशन, ब्याज आदि आयों में समय के आधार पर मान्य जाता है। जैसे ये बाकी चीजें उसको हम क्या करते हैं, जब पैसा आ जाता है तब मानते हैं, मगर व्यापार में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, उसको जैसे ही वो हो जाती हैं वैसे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे एक तरीके से हम देने लायक या लेने लायक की जगह में हो जाते हैं तो हम उसको क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं आगम मान्यता प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आगम व्यय मिलान संकल्पना। आगम व्यय मतलब कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा रेवेन्यू हो रहा है ना, और जो खर्चा हो रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, मिलान, है ना, क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जानने की प्रक्रिया में कि एक दिए गए अंतराल में, है ना, अब सिंपल है, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग पीरियड है, या आप सिंपल बोल सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने जो प्रेजेंट के मैचिंग कॉन्सेप्ट जिसको आप बोलते हैं, कि किस तरीके से आप इसी साल के जो खर्चे हैं वे हैं उसको इसी साल की जो आगम है, इनकम है, उसी से कंपेयर करें। क्योंकि सिंपल है, आप इस साल की इनकम को पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे तो आपको फायदा दिख रहा होगा या नुकसान दिख रहा होगा, वो सही नुकसान या सही फायदा नहीं होगा। तो ये जानने की प्रक्रिया में दिए गए अंतराल में व्यवसाय के लाभ अर्जित किया गया है, उसे हानियां उठानी पड़ी है, हम उस अंतराल विशेष के आगमों और व्ययों को घटाते हैं। आगम मिलान संकल्पना में लेखांकन की इसी पक्ष पर बल दिया गया है। इस संकल्पना के अनुसार अवधि विशेष में अर्जित आगमों का मिलान, अवधि विशेष ये हमें जरूरी है, अवधि मतलब सेम पीरियड, मतलब सेम पीरियड के जो भी खर्चे होंगे और सेम पीरियड के जो भी नुकसान होंगे हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। उसी अवधि में व्ययों को किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले भी समझा, हमने देखा है कि आगम को मान्य या अर्जित तभी मान लिया जाता है जब विक्रय हो जाता है ना। जैसे हमने देखा, जैसे आपने बेच दिया आप उसको क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर ले रहे हो। अब जब विक्रय हो जाता है या सेवा प्रदान कर दी जाती है, ना कि उस प्रतिफल के रूप में सैकड़, है ना, क्या प्राप्त की जा सकती है, रोकड़ प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार एक व्यय को तभी खर्च मान लिया जाता है जब उससे किसी संपत्ति का आगम या अर्जन हो गया, मतलब जैसे बेच दिया आप उसको मानोगे कि मिलेगा, जैसे आपने खरीद लिया आप मान लेते हो कि आपको पे करना पड़ेगा, ना कि जब रोकड़ का भुगतान हुआ हो, जिससे अभी हमने देखा, है ना। तो उदाहरण वेतन, किराया, बीमा आदि, है ना, जो कि है उसको हम रिकॉर्ड तभी मानते हैं जब हमें वो पैसा मिल जाता है, वास्तविक रूप में हमें इसका भुगतान मिल जाए। इसी प्रकार स्थिर संपत्ति का ह्रास निकालने के लिए संपत्ति का मूल्य उसकी उपयोगिता के वर्षों में भाग लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सेम पीरियड पे हमें इसमें क्या करना है, कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है, जो भी हमारे आगम, है ना, रेवेन्यू है, और जो भी हमारे एक्सपेंस है, ताकि एक हमें सही जो लाभ है, सही जो हानि है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की, उसके बारे में जानकारी मिल सके। नेक्स्ट हमारा है आगम व्यय मिलान संकल्पना। चलिए नेक्स्ट हमारा पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पना, है ना। पूर्ण प्रस्तुतिकरण मतलब क्या होता है कि हमारे जो भी डाटा है, वो डाटा को हम जो भी यूजर्स हैं, जो भी हमारे उपयोगकर्ता हैं, उनको हम क्या कर सकें, प्रोवाइड करें। तो वित्तीय विवरणों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का प्रयोग विभिन्न प्रयोगकर्ता जैसे निवेशक, ऋणदाता, माल की पूर्ति करने वाले समूह व अन्य अपने विभिन्न निर्णयों के लिए करते हैं। संगठन की निगमित प्रकार के व्यवसाय में के स्वामियों का समूह उसका प्रबंध कर रहे हैं, समूह में भिन्न होता है, इसलिए विभिन्न हित समूहों की वित्तीय सूचना के संप्रेषण, मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो भी डाटा है, अकाउंटिंग डाटा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उनको हम क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, है ना। और वो वेरीफाइबल होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हम उसको क्या कर सके, लोगों तक सही तरीके से क्या कर सके, रख सके। इसलिए यह और आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न वित्तीय निर्णयों को सहायक भूमिका निभाने वाले वित्तीय विवरण सही, प्राप्त या पूर्ण सूचनाओं को प्रस्तुत करे। मतलब एक्चुअल जो चीजें हैं उसको आप बेसिस पे क्या करो, सारी चीजों को रिकॉर्ड करो, और जब आप उसको शो करो तो इस तरीके का बना होना चाहिए कि लोगों को आप पे क्या हो, भरोसा हो, लोग आप पे क्या करें, व्यवसाय पे क्या करें, भरोसा करें, आपके जो स्टेटमेंट है उस पे भरोसा करें, के पूर्ण सूचनाओं को प्रस्तुत करे। इस संकल्पना के अनुसार व्यवसाय के वित्तीय प्रदर्शन से जुड़े सभी सारपूर्ण व आवश्यक तत्वों का उल्लेख वित्तीय विवरण में टिप्पणियां, है ना,
पाठ टिप्पणियां के रूप में कर देना चाहिए, ताकि इन सूचनाओं में प्रयोगकर्ता व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेते समय व्यवसाय के लाभार्जन क्षमता, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप वेरीफाइड जो चीजें हैं वो शो नहीं करोगे, मतलब आपके जैसे आज भी आप अगर कोई चीज बेचते खरीदते हो तो आप उसको रिकॉर्ड करते हो, आपके पास उसका बिल होता है। तो जब बिल होगा तो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट भी आप पे भरोसा करेगी, जो लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी आप पे भरोसा करेंगे, क्योंकि आप सही तरीके से क्या कर रहे हो, डाटा को लिख रहे हो, सही तरीके से डाटा को क्या कर रहे हो, शो कर रहे हो। कि वित्तीय सक्षमता के बारे में मूल्यांकन सही प्रकार कर सके, लेखांकन संबंधी सूचनाओं के सारपूर्ण प्रस्तुतिकरण को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी अधिनियम में है ना लाभ हानि खाते व स्थिति विवरण के संपूर्ण प्रारूप दिए गए हैं, तथा वित्तीय विवरणों को बनाते समय इन्हें प्रारूप को पालन करना वैधानिक रूप से अनिवार्य। तो कहीं ना कहीं आज भी हम जो डाटा बनाते हैं या जो भी कंपनी बैलेंस शीट बनाती है, आपने देखा होगा सारी कंपनियों की बैलेंस शीट एक फॉर्मेट पे एक जैसी होती है, ताकि आप क्या कर सको, उसको आसानी से कंपेयर भी कर सको। दूसरा कंपलसरी है कि आप यदि अपने फाइनेंशियल जो भी डाटा है स्टेबलिश वो पब्लिश करते हो, जो भी आपके वित्तीय विवरण है वो पब्लिश करते हो लोगों तक, तो वो एक सेम फॉर्मेट में एक सेम तरीके से लोगों तक जाए, ताकि लोग उससे क्या कर सके, जो भी उनको डाटा चाहिए, जो भी चीजें निकालनी होगी वो आसानी से निकाल सके और आप पे भरोसा कर सके, कंपनी पे भरोसा कर सके, ताकि अगर आगे उनको पैसा व्यापार में आपके लगाना होगा तो वो पैसा भी लगा सके। तो ये था हमारा पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पना। नेक्स्ट आता है समान रूपता की संकल्पना, ना समान रूपता मतलब इसको हम बोलते हैं कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी। तो व्यवसाय द्वारा वित्तीय विकरणों की निहित सूचनाएं व व्यवसाय संचालन के प्रयोग परिणामों तक पहुंचने में उपयोगी तभी हो सकता है तब उनकी तुलनात्मक अध्ययन, है ना, मतलब एक तरीके से कंपेरेबिलिटी हमारी हो। यह तुलना विभिन्न वर्षों के वित्तीय विवरणों में भी हो सकता है और एक ऐसा व्यापार करने वाले विभिन्न व्यवसायों के मध्य भी, इसलिए दोनों ही प्रकार की तुलनाएं वांछनीय है, चाहे वह अंतर अवधि में हो या अंतर फर्म में, मतलब एक बिजनेस खुद ही एक अपने टाइम पीरियड के लिए कंपेयर कर रहा हो या दो फर्म आपस में कंपेयर करें। ये तभी संभव है जब फर्म द्वारा अपने खातों के लेखांकन में प्रयोग लाई जाने वाली नीतियां व अभ्यासों को लंबे समय तक समानता व समान रूपता अपनाई जाए। जैसे आप देखते हो कि कोई कंपनी यदि डेप्रिसिएशन लगाती है ना, एसेट को की वैल्यू डिक्रीज होती है उसको अगर लगाती है, तो उससे कहीं ना कहीं क्या होता है, उससे कहीं ना कहीं एक जैसी अगर वो मेथड है, एक जैसी अगर चीजें फॉलो करते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग के पहले ही कहा था कि स्कूल जो रिजल्ट दे रहा है वो अगर सेम सिस्टम पे परसेंटेज पे होगा तो आपको आसानी होगी, अगर वो ग्रेड पे होगा तो आपको आसानी होगी, मगर अगर दोनों मिक्स होंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी कि कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा है, कौन सा बच्चा अच्छा कर रहा है। तो इसी तरीके से बिजनेस में भी इस कंसिस्टेंसी जो प्रिंसिपल्स हैं हम अगर एक बार फॉलो कर रहे हैं तो उसको लगातार हर वर्ष में फॉलो करें। ऐसा नहीं कि 3 महीने किसी दूसरे मेथड से हम किसी चीज को निकाल रहे हैं, 3 महीने किसी दूसरे मेथड से चीजों को निकाल, इसी को हम बोलते हैं कौन सा, समान रूपता की संकल्पना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं रूढ़िवादिता की संकल्पना, है ना, तो ये संकल्पना जिसे विवेकशीलता संकल्पना भी कहा जाता है, क्या है, सावधानी से खेलने की नीति पर आधारित है तथा लेन देनों का लेखा पुस्तकों में अभिलेखित करते समय सावधानी व विवेक के प्रयोग का निर्देश करती। तो कहीं ना कहीं आज आप जो भी डाटा बना रहे हो उसमें एक तरीके से कोई आपका पर्सनल बाइस, मतलब एक पर्सनल उसमें इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि जिसके कारण क्या हो जाए, व्यापार को नुकसान हो। इसके अनुसार व्यापार की आय का ब्यौरा बनाते हुए ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए क्या, कि व्यापार के लाभ अनावश्यक रूप से बढ़े हुए ना दिखे, मतलब आपका जो पर्सनल ओपिनियन है वो बिजनेस को अफेक्ट नहीं करना है। एक्चुअल में जो बिजनेस का डाटा है, एक्चुअल में जो बिजनेस की चीजें हैं, वही बिजनेस को क्या करें, रिकॉर्ड करें, दिखाएं। यदि आय का निर्धारण करते समय अधिक लाभ उल्लेखित होंगे तो पूंजी में लाभांशों का वितरण करना पड़ेगा, जो कि ना तो उचित है और यह व्यापार की पूंजी में भी कमी लाएगा। इस संकल्पना के अनुसार समस्त लाभों का लेखा पुस्तकों में तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वह अर्जित ना हो, लेकिन वह सभी हानियां जिनकी, है ना, मतलब इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से इसको हम बोल रहे हैं कि कोई भी आने वाले समय पे यदि हमें पे करना है, नुकसान हो सकता है, तो हम उसको माप लेंगे, है ना, जिसको हम बोलते हैं कौन सा प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं हम एक तरीके से कि जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी नुकसान हो तो उसको पहले आंक लें, मगर कोई भी फायदा हो उसको ना आंक के उसको रिकॉर्ड ना करें। जैसे कोई आपके यहाँ आया, ऑर्डर ले पूछ के गया कि ये 10 चीजें कितने रुपए की पड़ेगी, आपने तुरंत रिकॉर्ड कर लिया कि मेरी 10 चीजों की सेल हो गई है और ये मुझे इतने का फायदा हो, तो कहीं ना कहीं आप एक झूठा अकाउंटिंग भी कर रहे हो, दूसरा खुद को भी एक झूठा क्या कर रहे हो, शो कर रहे हो कि आप जब वो चीज हुई नहीं है तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड। मगर ये हो सकता है कि आज पूरे दिन आपकी सेल नहीं हो तो आप ये सोच सकते हो कि हाँ मुझे हानि हो सकती है या होगी,
तो वो एक रीजन हो सकता है कि आप जो भी आने वाले समय में जो भी नुकसान हो सकते हैं उसको नुकसान को पहले माप लेते हो, ना कि लाभों को। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रूढ़िवादिता का संकल्प। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। अगला जो हमारी संकल्पना है, सारता की संकल्पना, है ना। तो इस संकल्पना के अंतर्गत क्या होता है, लेखांकन में महत्वपूर्ण तथ्यों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऐसे तथ्यों पर जो आय का निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है उनके छोड़ देना चाहिए, है ना। मतलब जो भी हमारे एक तरीके से मटेरियल फैक्ट नहीं है, जो भी हमारे काम की चीजें नहीं है, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करें। जो हमें काम की चीजें होंगी उन्हीं को हमें केवल रिकॉर्ड करना है। कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण है, या व्यवसाय की प्रकृति, स्वामित्व, प्रबंध, आकार व नीतियों पर निर्भर करता है। तो जैसे कोई एक बिजनेस है ना। अब यदि वो बिजनेस वेजिटेबल में डील कर रहा होगा तो उसके लिए वेजिटेबल बेच रहा खरीद रहा है तो वो फायदेमंद है या नुकसानमंद है, वो उसको रिकॉर्ड करेगा। तो कहीं ना कहीं जो भी उसके मटेरियल फैक्ट्स होंगे वो उनको रिकॉर्ड करेगा, ना कि कितने कस्टमर आके पूछ के चले गए वो रिकॉर्ड करेगा, कितने लोगों ने इंक्वायरी ले ली, है ना। इसको छोड़ते हुए कितने की उसकी एक्चुअल में आज की सेल हुई है, कितने का उसने सामान बेचा है, कितने का सामान खरीदा है, उसको रिकॉर्ड करना। इसको हम बोलते हैं सार्थक की संकल्पना या मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारा वास्तुनिष्ठा की संकल्पना। वास्तुनिष्ठा में क्या हो जाएगा, तो प्रत्येक लेन देन का वास्तुनिष्ठ प्रकार से अभिलेखित करने की अपेक्षा की जाती। लेखा, है ना, स्वास्थ्य वित्तीय लेखांकन इस संकल्पना के अनुसार है। लेखांकन को लेखाकार व अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों का पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। मतलब कोई भी अकाउंटेंट है वो अपना पर्सनल बाइस या पर्सनल जो भी उसका एक तरीके से बिजनेस पे इन्वॉल्वमेंट है उसको अफेक्ट ना करे। तो यही वो प्रिंसिपल कहना चाहता है। ये तभी संभव है यदि प्रत्येक लेन देन को उसके सहायक दस्तावेज या प्रमाण पत्र द्वारा, मतलब कहीं ना कहीं वेरीफाइबिलिटी होनी चाहिए। वेरीफाइबिलिटी मतलब कि हर जो डाटा आप बना रहे हो, हर जो डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हो, उस डाटा का क्या होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। उस डाटा का क्या होना चाहिए, एक तरीके से मतलब बिल होना चाहिए या फिर एक तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसको आप क्या कर सको, सत्यापित या वेरीफाई कर सको। ऐतिहासिक लागत को लेखांकन का आधार मानने का एक कारण यह है जिससे लेन देन और वास्तुनिष्ठ जो तरीके हैं उसे अभिलेखित कर इस संकल्पना को व्यवहार में लाने का पालन संभव हो पाता है। तो हम कहीं ना कहीं जो भी हमारे पुराने बिल वगैरह जो भी चीजें हैं उसके हिसाब से क्या करें, रिकॉर्ड करें, ताकि वो वेरीफाइबल हो, ताकि लोग उस पर क्या कर सकें, ट्रस्ट कर सकें, भरोसा कर सकें, है ना। और क्या कर सकें कि कहीं ना कहीं जो लोगों का भरोसा है आपके व्यापार पे, बिजनेस पे, वो बना रहे। तो कहीं ना कहीं हमने आज जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े या संकल्पनाएं पढ़ी, उनका कहीं ना कहीं रोल हमारे डेली लाइफ में भी है, जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, और जिसके कारण कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक व्यापार, एक व्यवसाय सततता, मतलब कंटिन्यू एक तरीके से अच्छे लेवल पे अच्छे तरीके से चल रहा होता है, वैसे ही यह जो व्यापार है वो भी एक सही तरीके से चलता है, सही तरीके से लोगों का भरोसा उस पर बनता है। और कहीं ना कहीं हम खुद को माप सकते हैं, खुद को मेजर कर सकते हैं कि हर पिछले साल की परफॉर्मेंस से आज हमारी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके की है, हमें किन चीज़ों पे काम करना है, किन चीज़ों में हमारी कमी है और किन चीज़ों में हमारे फायदे हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। और ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू।